हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। आ गए माँ, पूरे ज्वाइन हो गए। जी मैम। स्टार्ट करेंगे क्लास। जी जी, रेडी है आप लोग? जी मैम। ओके। हाँ, क्या पढ़े थे मैम? लोग मुस्तकबिल पढ़ रहे थे, नज़म मुस्तकबिल पढ़ रहे थे ना? हेलो। जी मैम। हाँ, अकबर इलाहाबादी के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया उनका। जी मैम। हाँ, नज़म भी हो गई शायद। खुलासा बोलना है। नज़म अपने को लिखना नहीं रहता, नज़म का खुलासा लिखना रहता। तो मैं आज कल नज़म पढ़ के बताए थे अपन। नज़म पढ़े नहीं पढ़े अपन? गर्ल्स, नज़म पढ़ लिए थे ना? जी मैम, नज़म पढ़ लिए थे। पढ़ लिए थे, उसका खुलासा आप लोगों को समझना है, ठीक है? अब जी मुस्तकबिल का खुलासा ही लिखना रहता आपने को। अब मैं जैसा बोल रही हूँ ना, वैसा ही लिखना रहता। मैं व्हाट्सएप पे नोट्स भेजी, लिख रहे आप लोग? कल ही भेजी शाम में। नहीं आए मैम हम लोगों को। आयशा करीम से ले लीजिए सब लोग। आयशा कलीम प्रेजेंट। आयशा कलीम, हाँ आपके पास कल मैं भेजी थी व्हाट्सएप पे। हाँ, वो नोट सब लोग ले लेना, ठीक है? मैम हम आपको ग्रुप में ऐड नहीं करे अभी। अभी नहीं करे, क्यों? जी मैम, हम नंबर भी दिए थे मगर नहीं आप करे। फिर एक बार नंबर दे दो। मैं गूगल रूम में नहीं भेजी, मैं ऐसे ही व्हाट्सएप पे भेजी। आपका भी व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए, मैं भेज देती हूँ, ठीक है? जी मैम। हमारा भी मैम। ठीक है। जी मैम। हाँ, तो अब अपन मुस्तकबिल का खुलासा कैसा लिखना, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ अभी। तो पहले तो हम क्या करेंगे, खुलासे को 2-3 पेजेस लिखना रहता, ठीक है? 3 क्वेश्चन ही रहते अपने को आईपी में। 3 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहते। 25 मार्क्स के रहते। 4 क्वेश्चन करना रहता, ठीक है? तो ये लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है मुस्तकबिल। मुस्तकबिल नज़म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए, ऐसा देता क्वेश्चन, ठीक है? रेडी है ना आप लोग? गर्ल्स रेडी है ना? हेलो। हाँ, चलिए फिर देखिए, तंजिया मिजाहिया शायरी में सैयद अकबर हुसैन अकबर का अहम मुकाम रखते हैं। उनका मुकाम पहले ही बोले ना अपन, मगरिबी तहजीब पर तंज करते थे, मशरकी तहजीब को पसंद करते थे। ये कौन? अकबर इलाहाबादी। उन्होंने तंज मिजा के पैराए में समाज की बुराइयों को उजागर किया है। इनका तंज मिजा नसीहत आमेज है, यानी दूसरों को उससे हम नसीहत मिल रही, ठीक है? और खुशगवार मालूम होता है। हाँ, हंसते हंसते यानी दिल को छू लेने वाली बातें इन्होंने कहते हैं। अकबर को मगरिबी तहजीब पसंद ना थी, बिल्कुल पसंद नहीं थी, अपन कल भी समझाई थी मैं आप लोगों को। और मशरकी तहजीब को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। उन्होंने कौम को मगरिबी तहजीब की तकलीद से रोकने की सही की यानी कोशिश की।
کیونکہ قوم مغربی تہذیب کی دلدار ہو رہی تھی. یعنی سب لوگ کیا کر رہے تھے؟ مغربی تہذیب کو اپنا لے رہے تھے, وہاں کے فیشن کو اپنا لے رہے تھے. تو اکبر الہ آبادی کیا کرے؟ اپنی نظموں کے ذریعے اصلاح کی. اس لیے اکبر کو خدشہ ہوا کہ آئندہ زمانہ, مستقبل کس کو بولیں گے ہم؟ آئندہ, آنے والے زمانے کو بولیں گے, فیوچر کو. ٹھیک ہے, آئندہ زمانے میں مغربی تہذیب ہماری تہذیب پر غالب آئے گی. ان کو اندیشہ ہو گیا تھا. چنانچہ نظم مستقبل میں اکبر نے مغربی تہذیب کے اثرات اور اس کے دور رس نتائج کو بڑی خوبی سے نظم کیا ہے. اکبر اپنی نظم مستقبل میں اس اندیشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ ہماری تہذیب اب چند دن کی مسافر معلوم ہوتی ہے. یعنی مشرقی تہذیب, سب لوگ کیا کر رہے؟ مغربی ممالک کی تہذیب کو اپنا لے رہے, اسی لیے یہ پرانی جو تہذیب ہے وہ چند دن کی مہمان جیسی لگ رہی ہے بول کے بول رہے اکبر الہ آبادی. اب ہماری تہذیب کے بجائے یہاں ایک نئی تہذیب ہوگی. لوگ اس تہذیب کے شیدائی ہوں گے, پسند کرنے والے ہوں گے, اپنی زندگی کو اس تہذیب سے آراستہ کریں گے. اس زمانے میں اور اس زمانے میں نہ عورت کے زلف کی خوبصورتی دکھائی دے گی. نظم میں یہی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. زلف کی خوبصورتی دکھائی دے گی, نہ مرد کے گیسو نظر آئیں گے. عورتیں پردہ کرنا معیوب سمجھیں گے, خراب سمجھیں گی. ان کا گھونگھٹ ان کے حسن کا تحفظ نہ کر سکے گا. ان کی فطرت و خصلت ہی بدل جائے گی. خوشی غم کے بھی انداز بدل جائیں گے. زمانے کی چال خبر دیتی ہے کہ نئی تہذیب کے چال ڈھال اور رنگ الگ ہوں گے. ان کے عقائد میں بھی تبدیلیاں آئیں گی. لوگ مذہب سے دور ہوتے جائیں گے. مغربی تہذیب کے نغمے ملک میں گائے جائیں گے. اب جو ہو رہا نا وہی ہے. ہماری زبان میں ان کے الفاظ و محاورات داخل ہوتے جائیں گے. شرافت کا معیار اور اس کا مفہوم ہی بدل جائے گا. ہماری تہذیب کو باقی رکھنے والے بہت کم ہوں گے. ماضی کی عظمت و شان کو بھی لوگ فراموش کر دیں گے اور آئندہ نسل نئی تہذیب کی فضاؤں میں جنم لے گی اور اسی تہذیب کو اپنائے گی. اکبر الہ آبادی ایسا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بیچ بیچ میں آپ لوگ اپنے انداز میں لکھو, جو بھی میں بول رہی ہوں سن لے کے آپ اپنے طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں. اکبر کو اپنی تہذیب کے زوال پر نہایت ہی رنج افسوس ہوتا. یعنی وہ بہت ہی افسوس کر لیتے کہ یہ لوگ مغربی تہذیب کو اپناتے جا رہے ہیں اور ہماری مشرقی تہذیب کو بھولتے جا رہے ہیں. اسی لیے ان کو بہت افسوس ہوتا جا رہا ہے. وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ اے اکبر, تم دنیا کے انقلاب اور تغیر کا غم کیوں کرتے ہو؟ اس تغیر کو دیکھنے کے لیے تم اس وقت موجود نہ ہوں گے. یعنی صرف ان کی نظم رہ جائیں گی, وہ باقی نہیں رہیں گے. اکبر نے قوم کی فکر و خیال کا گہرائی سے جائزہ لیا ہے اور ان کی پسند و ناپسند کو مد نظر رکھتے ہوئے پیش گوئی کی ہے کہ مستقبل میں مغربی تہذیب کی تقلید ہوگی. اسی لیے وہ مشرقی تہذیب اور اس کی خوبیوں کے زوال پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی میم. ہاں, تو کیا بول رہے نا, مشرقی تہذیب کو ہم باقی رکھنا چاہیے, اسی لیے انہوں نے ایسی نظمیں لکھی. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا اپنے مستقبل میں صرف اپنے کو ان کا فیوچر میں کیسا زمانہ آنے والا ہے اس بارے میں اکبر الہ آبادی نے آسانی سے ہم کو سمجھانے کی کوشش کی. تو اپن کیا کریں گے, پہلے کل اپن ان کا انٹروڈکشن پڑھے نا, تھوڑا سا انٹروڈکشن لکھ کے مستقبل کا خلاصہ تفصیل سے لکھتے چلے جانا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا مستقبل ختم. تو ابھی ہم کو کیا پڑھنا ہے آگے نیکسٹ, اور ایک آج نیا لیسن اسٹارٹ کریں گے ہم. صالحہ عابد حسین, ہندوستان جنت نشان, نثر کا لاسٹ ہے یہ.
नसर में 3 ही लेसन हैं अपने को, ये लास्ट लेसन है जिसमें सालेहा आबेद हुसैन, आप लोग बुक्स लिए, रीडर लिए, गर्ल्स रीडर कोई खरीदे? जी हाँ मैम, हम ले लिए ना, वो देख रहे ना उसमें। तो जी अब हाँ। अपन रीडर में से सालेहा आबेद हुसैन पेज नंबर 72, हाँ देखिए, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को खुलासा समझाती हूँ। पहले तो हम देखेंगे उनका इंट्रोडक्शन, किसका? सालेहा आबेद हुसैन। हाँ, सालेहा आबेद हुसैन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद उनका लिसन है हिंदुस्तान जन्नत नशां। तो सालेहा मुसद्दिका फातिमा नाम है इनका। 1913 ईस्वी में पानीपत में पैदा हुई है ना। वहां पर सालेहा मुसद्दिका फातिमा नाम 1913 में पानीपत में पैदा हुई, ये एक याद रख लेना थोड़ा इंट्रोडक्शन में। हाँ, इल्मी और तालीमी माहौल में परवरिश पाई, इनका घराना पढ़ा लिखा था, सब लोग इनके पढ़े लिखे थे इनके घर में। और अदबी सफर का आगाज 1939 के आसपास किया। आबिद हुसैन साहब से रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होने के बाद सालेहा आबिद हुसैन के नाम से शोहरत पाई। ठीक है, उनके हस्बैंड का नाम आबिद हुसैन है, इसीलिए उन्होंने अपने नाम के साथ में आबिद हुसैन लगा लिया। मुसद्दिका नाम था, सालेहा भी नाम था, तो उन्होंने शादी के बाद क्या करें, उनका नाम सालेहा आबिद हुसैन से शोहरत पाई। सालेहा आबिद हुसैन ने कसीरुल तादाद में मसाइल और मौज़ूआत को अपनी तहरीरों में शामिल किया है। इनमें सियासी, समाजी, तहकीकी और बच्चों के लिए किताबें शामिल हैं। यानी उनको सैर व सियाहत का भी बहुत शौक था सालेहा आबिद हुसैन को। जहां भी जाती कुछ तो कुछ लिखती थी, कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करती थी। बच्चों के लिए किताबें शामिल हैं। उन्होंने करीब 42 किताबें तसनीफ की। कितने किताबें लिखी इन्होंने? 42 किताबें तसनीफ की, जिनमें साजे हस्ती, अंडरलाइन करते जाना, ये इनके किताबों के नामा है साजे हस्ती, निराश में आस, टौटके, आतिशे खामोश, अजरा, खतरे से गहर होने तक, राहे अमल, सिलसिला रोजो शब और हाली की सवाने हयात अहमियत के हामिल हैं। यानी इतने बुक्स बहुत ही अहम हैं इनके। किसके? सालेहा आबिद हुसैन के बुक्स के नेम्स क्या क्या है? साजे हस्ती, निराश में आस, टौटके, आतिशे खामोश, अजरा, खतरे से गहर होने तक, राहे अमल, सिलसिले रोजो शब और हाली की सवाने हयात अहमियत की हामिल हैं। सफरे जिंदगी के लिए सोजो साज इनके सवाने हैं। इनका इंतकाल 8 जनवरी 1988, 8 जनवरी 1988, 8 जनवरी 1988 को दिल्ली में हुआ। किसका? सालेहा आबिद हुसैन का इंतकाल। सालेहा आबिद हुसैन की तहरीरें सेल्स सादा और रवा होती हैं। वो अपने तजुर्बात, मुशाहिदात और एहसासात को पुरअसर और शगुफ्ता अंदाज में पेश करती हैं। अपने बेशुमार मज़ामिन, नावल और दूसरी तख्लीक़ात के साथ वो उर्दू अदब का अटूट हिस्सा हैं। इन्होंने उर्दू अदब के लिए बहुत से कारनामे अंजाम दिए। जहां पर ही जाती थी एक कहानी वो लिख लेती थी। ठीक है, जहां पर भी जाती थी कुछ ना कुछ अपने साथ कलम हमेशा रहता था, और वो जहां पर भी सफर के लिए जाती तो कुछ ना कुछ लिख लेती थी। तो उर्दू अदब में इनका बहुत ही अहम मुकाम है। आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, सेम वर्ड टू वर्ड लिखना ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये तो हो गया इनका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन 5 मार्क्स में भी आ सकता है अपने को। ठीक है, तो अब हम चलेंगे लिसन हिंदुस्तान जन्नत निशान। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रही है इनकी हिस्ट्री सालेहा आबिद हुसैन की। हाँ, कलाम पाक में सफर
सियाहत की ताकीद बार बार आती है। अपने को भी सफर करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए इस्लाम भी क्या इजाजत दे रहा, अगर चीन भी जाना पड़े तो जाना है हमको। तो इसलिए उन्होंने हवाला दे रहे कलाम पाक में सफर सियाहत की ताकीद बार बार आती है। इस्लाम ने सियाहत को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए चीन जाना क्यों ना पड़े। ये मशहूर हदीस भी सियाहत की तालीम देती है। लेकिन जब मैं ये कुछ नहीं जानती थी तब से सैरो सियाहत की शौकीन थी। बचपन से इनको सैरो सियाहत का शौक था। किसको? सालेह आबिद हुसैन को। कैसे और कब ये शौक पैदा हुआ जाने, यानी उनको बचपन से ही सैरो सियाहत का शौक है। कब से हुआ उन्होंने खुद नहीं बताना चाहते। हाँ, मेरा बचपन जिस माहौल में गुजरा वहां सफरो सियाहत का औरतों के जहन में ख्याल भी पैदा ना हो सकता था, यानी कोई भी नहीं जाते थे। ये और बात है कि शौहर बाप बेटे की नौकरी के सिलसिले में पानीपत से बाहर करीब और दूर के शहरों में औरतें और लड़कियां आया जाया करती थी। मेरी वालदा भी इस सिलसिले में मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद वगैरह जाती आती रहती थी। मगर ये मेरी पैदाइश से पहले की बात है। अब तो वो भी कभी कभार डॉक्टर रहमान या डॉक्टर अंसारी को दिखाने के लिए जाया करती थी। और कभी मुझे भी के सबसे छोटी थी साथ ले लेती थी उनके मम्मी। बाजी की शादी के बाद इनके साथ 2-3 बार मेरठ भी गई। भाईजान की इंग्लैंड से वापसी के बाद अलीगढ़ में सुकूनत ही इख्तियार कर ली गई थी। और उसी जमाने में एक बार शिमला, एक बार कुमारहट्टी और एक बार घोड़ा खाल अम्मा के इलाज के सिलसिले में जाना हुआ था। भाईजान की शादी के बाद 2 बार नैनीताल भी गई। जैसा कि मैंने अपनी सवानी उम्र में लिखा है, अम्मा के साथ इराक की ज़ियारत के लिए भी जाना हुआ था। ये सब सफरो सियाहत की खातिर ना थे, फिर भी जहां हम जाते थोड़ी बहुत सैर तो कर ही लेते थे। लेकिन हिंदुस्तान की सैर और बाहर के मुल्कों की सियाहत के मौके मुझे दरअसल शादी के बाद मिले और मैंने अपनी महदूद आमदनी और वसाइल के बावजूद दिल खोलकर सैरो सियाहत किया। शादी के बाद मैंने अपने शौहर से एक ही फरमाइश की थी कि मुझे सियाहत का बहुत शौक है और उन्होंने वादा किया था कि हम दोनों इंशाअल्लाह ना सिर्फ हिंदुस्तान देखेंगे बल्कि बाहर के मुल्कों की सियाहत भी करेंगे। उस वक्त तो बीमारियों ने घेर लिया और कई बरस तक मैं दिल्ली से बाहर जाने के काबिल भी ना थी। लेकिन गुज़िश्ता 40 साल में मैंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर की जितनी सियाहत की वो मेरे तबके और मेरी हैसियत की औरतों के नसीब में बहुत कम आती हैं। 1936 ईस्वी के बाद मेरी सेहत की कमजोरी की वजह से आबिद साहब गर्मी में दिल्ली से बाहर किसी पहाड़ी मुकाम पर जाने का प्रोग्राम बनाया करते थे। जमाना सस्ता था। जमाना बहुत सस्ता था। हाँ, क्या है, जमाना सस्ता था, किराए कम थे, पहाड़ पर ठहरने का इंतजाम किसी दोस्त की वसातत से मुफ्त या बहुत कम पैसों में हो जाता था। वहां जाकर हम दोनों लिखने का काम भी करते और सैर भी। इसी तरह मैंने हिंदुस्तान के मशहूर पहाड़ी मुकामात देखे। शिमला 4 या 5 बार गई। नैनीताल में भाभी जान का घर था। कई बार वहां जाना हुआ। 2 बार रानीखेत की भी सैर की।
वहां से अल्मोड़ा जाना भी हुआ। महाबलेश्वर 3 दिन जाकर रहे, जहां आबिद साहब किसी कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे। ये बड़ा ही सरसब्ज, पुरफिजा और दिलकश मुकाम है, लेकिन सबसे ज्यादा सैर मैंने कश्मीर की है। भाईजान वहां डायरेक्टर तालीम होकर गए तो पहले ही साल हम दोनों को साथ ले गए, और फिर हर साल 6 या 7 बार हम 2-2.5 महीने गर्मी के इनके साथ जाकर गुजारते थे। इस 7 साल में हमने कमोबेश सारे कश्मीर की सैर कर डाली। भाभी जान को खुद शौक भी था और इनके फराइज मनसबी में भी था कि वो दौरा करें, और मुझे और भाभी जान और आबिद साहब को साथ लेकर जाते थे। श्रीनगर और इसके आसपास के इलाके तो छान ही डाले। इसके अलावा पालमपुर, सोनमर्ग, यूसमर्ग, मांसबिल झील, जिसके चारों तरफ कमल के फूल के तख्ते उसे अजीब हुस्न बख्शते हैं। अच्छा बिलकरनाग, अनंतनाग के आबे हयात के से चश्मे देखे, इनका ठंडा मीठा पानी पिया और इनके हुस्न से आंखों को तिरावट बख्शी। वाइल का झूलता पुल खुद एक अजीब चीज है, और फिर दरिया का हुस्न और इसके रंग बिरंगे पत्थर जो जवाहरात को मात करते हैं। अनंतनाग की झील मुकद्दस मानी जाती है। इसके पास एक मशहूर कदीम मंदिर भी है, जिसकी पूजा के लिए लोग हर वक्त आते रहते हैं और मछलियों, चूंटियों और पंडितों को खिलाते और दक्षिणा देते रहते हैं। इससे आगे चलकर मटन का मशहूर शहर है, जिसकी एक ऊंची पहाड़ी पर, जो बहुत ही सरसब्ज और हसीन है, डाक बंगला बना हुआ है, जिसमें जाकर हम लोग कई दिन रहे। डाक बंगला है जिसमें जाकर हम लोग कई दिन रहे और मीलों आसपास सैर करते रहे थे। जम्मू के रास्ते श्रीनगर जाते आते कई बार वैरीनाग की झील को देखा। हस्बे दस्तूर मुगलों ने इसके गिर्द भी एक वसी और हसीन बाग बनवा दिया था। इस झील की गहराई की कोई हद नहीं है। इसी से दरियाए जहलुम निकलता है। हजारों बरस से करोड़ों टन पानी इसमें बहता रहता है, और दरियाए जहलुम में भी कभी पानी की कमी नहीं हुई। इस गोल झील के पानी के अंदर हाथ भर की लाखों मेटाले रंग की मछलियां मौजूद हैं, जो जरा इसे चुनने या खाने की कोई चीज डालो तो सैकड़ों की तादाद में इसमें झपटती हैं। अक्सर मुसाफिर इसको भी मुकद्दस मानते हैं और इसके गिर्द तवाफ करते रहते हैं। यूं तो कश्मीर का चप्पा चप्पा जन्नत अर्जी मालूम होता है, लेकिन मुझे पहलगाम सबसे ज्यादा पसंद है। इसकी सैर से कभी जी नहीं भरता। पहाड़ों की शानो शौकत और सर सब्जी और दरख्तों और फूलों की शादाबी, दरिया से लदर का बेमिसाल हुस्न, जिसके मोती जैसे शफाफ पानी ने इस छोटी सी वादी को सचमुच वादी मैनुवा सा बनवा दिया है। पहलगाम से ऊपर ऊंची पहाड़ियों पर जाइए तो और शानदार खूबसूरत मनाजर मिलते हैं। आड़ू और चंदनवाड़ी की बुलंदियों पर तो हम सब गए हैं, और रास्ते में तड़पता हुआ चश्मों का सीमाब और बहती हुई चांदी की सी आबशारें, ऊंची ऊंची बर्फपोश चोटियां और गहरी सरसब्ज वादियां एक तरफ नजरों को असीर कर लेती हैं, तो दूसरी तरफ घोड़ों के फिसल जाने के डर से खौफ भी मालूम होता है।
आबिद साहब तो हर जगह पैदल ही जाते थे। चंदनवाड़ी पहुंचकर दूर तक चश्मे पर जमी हुई बर्फ सड़क के मान देखकर इस पर चले, बर्फ तोड़कर खाई और सर्दी से जमजम गए। अमरनाथ यात्रा करने को बहुत जी चाहता था, मगर यहाँ तो ये हाल है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। शेर बोल दिया उन्होंने, मगर दूसरे साथी शौकीन ना थे। इस सिलसिले में एक वाकया भी नहीं भूलता। एक बार हम श्रीनगर से कुछ दिन जाकर पहलगाम रहे थे और किकरनाक के सेहत बख्श पानी के शौक में आबिद साहब 8 दिन वहां भी ठहरे थे। वाकई इन 5 हसीन चश्मों का पानी इतना लतीफ, सेहत बख्श और हाजिम था कि एक हफ्ते में आबिद साहब का, मेरा जहरा और साबिर का, जो हमारे साथ थी, कई पाउंड वजन बढ़ गया। इतना अच्छा खाना था वहां का खाना, और इधर खाया और उधर हजम। यहाँ एक तो ये नक्शा देखा कि श्रीनगर के एक मुसलमान कलेक्टर साहब पिकनिक के लिए आए तो अपने साथ बोतलों में पका पानी, सोडा और शराब लाए, और चश्मे का आबे हयात छोड़कर वो कड़वा जहर ज़ौक़ और शौक से मेज कुर्सी पर बैठे नोश जान करते रहे। दूसरा वाकया वापसी पर बस में पेश आया। हमारे करीब दिल्ली के 2 सेठ बैठे थे। बहुत बेजार और नाला फरमाने लगे, यार बड़ी तारीफें सुनी थी इस कश्मीर की, श्रीनगर देखा, पहलगाम देखा, गुलमर्ग देखा, यहाँ है क्या सवांटों और पट्टू के, और मैं इनको देखती रह गई। सच है, फिक्र हर बखद्र हिम्मत औस, मैं फारसी में बोल रहे, यानी सबको हर चीज पसंद नहीं आती, वो बोलना चाह रहे। गुलमर्ग कई बार गए। जमरूदे प्याले की सी 9000 फीट की बुलंदी पर ये वादी हुस्न है ना मामा, मिस्टेक है वहां पर, वो शादाबी का बड़ा ही दिलकश मंजर पेश करती हैं। इससे 3 मील नीचे टेंकमर्ग की वादी है, जिसका चश्मा दरिया के बराबर चौड़ा है, और ऐसे ऐसे मनाजिर दिखाता है कि सुभान अल्लाह, तेरी कुदरत बे इख्तियार मुंह से निकलता है, यानी अल्लाह ताला याद आ जाते हैं वो मनाजिर को देखकर। दरिया, चश्मे, समंदर, बहता पानी मेरी कमजोरी है, इसका हुस्न मुझे महसूर कर देता है। गुलमर्ग से 3 मील पतली पगडंडियों पर पैदल या टट्टू पर सवार होकर खलन जाते हैं। यहाँ बर्फ जमी मिलती है, और एक तरफ दूर श्रीनगर की वादी और दूसरी तरफ हिमालय की बर्फ का ताज पहने मशहूर चोटियां नजर आती हैं। यहाँ की हवा हल्की है, मेरी सांस रुकता महसूस होता था, मगर उस वक्त इन बातों की परवाह किसे थी। वापसी न सिर्फ खलनमर्ग से गुलमर्ग, बल्कि वहां से टैंकमर्ग तक दौड़ते भागते पैदल होती थी। जैसा मैंने कहा, आबिद साहब तो हर चढ़ाई उतराई पैदल ही तय करते थे। एक बार जाकिर साहब भी साथ थे। पहले तो घोड़े से डरे और नहीं बैठे, मगर घोड़े वाले भी बड़े मर्दम शन्नास होते हैं, साथ साथ आने लगे। जाकिर साहब जरा दूर चढ़कर हाँफ गए और मजबूरन घोड़े पर बैठना पड़ा। भाईजान ने पूछा, जाकिर साहब क्या है? फरमाया, मुतफक्किर,
फिक्र मंद होकर फिर बोले, घोड़े से पूछिए इसका क्या हाल है। रास्ते भर इन तीनों दोस्तों में निहायत पुरलुत्फ लतीफ मजाक फुकरेबाजी होती रहती थी। भाईजान बांदीपुर के दौरे पर गए तो मैं, आबिद साहब, भाभी जान और इनकी लड़कियां सभी साथ थी। उस वक्त ये रास्ता नया नया बना था और खतरनाक था। सीधी चढ़ाइयां और उतार बाज वक्त हादसा हो जाते थे। रास्ते में सईदीन साहब देहाती स्कूल देखते हुए कश्मीरी मेहमानदारी का लुत्फ उठाते हुए क्या है वो वेल्लेर झील पहुंचे। ये सैर यादगार रहेगी। यहाँ पहाड़ी पर भाभी जान ने अपना स्टोव जलाने की कोशिश की। भाईजान को हर खूबसूरत जगह चाय की ख्वाहिश होने लगती थी, मगर झील के अतराफ से आने वाली तेज हवाओं ने स्टोव को जलने ना दिया और हम सब चाय से महरूम रहे। ख्वाहिश थी कि विल्लेर में कश्ती की सैर करेंगे, मगर दोपहर के बाद इसकी लहरें खतरनाक होती हो जाती हैं। कश्ती वाले ये खतरा मोल लेने को तैयार नहीं हुए। वेल्लेर झील बहुत वसी है, वाकई इसमें समंदर की सी झलक महसूस होती है। हम लोग पहाड़ियों से झील का नजारा करते रहे और लुत्फ उठाते रहे। कई मील पैदल तेज धूप में चलकर डाक बंगला आए और खाने वगैरह के बाद तीसरे पहर श्रीनगर रवाना हुए। चंद लोग मोटर में, बाकी सब बस में। आबिद साहब इस बार बस में बैठे। मैं भाभीजान के साथ थी। हम लोग रात के करीब पहुंच गए, मगर बस ना अब आती है ना तब। रास्ता कितना खतरनाक है ये देख ही आए थे। रात गहरी होती जा रही थी और मुसाफिरों का पता ना था। भाभी जान बहुत वहमी थी और सख्त फिक्रमंद, मगर मेरे तो दम पर बनी हुई थी। ये अंदेशा सांप की तरह फन उठा रहा था कि कोई हादसा पेश आ गया है। दुआएं मांगते मांगते जुबान थक चुकी थी, मगर आंख से आंसू ना निकालती थी। 10:30 या 11 बजे ये लोग खैर से वापस आए तो मुझ पर गिरिया का ये ऐसा शदीद हमला हुआ कि बेहोश होने के करीब हो गई। उस जमाने में मेरी ये हालत थी कि परेशानी दूर होने के बाद रोने का जोर हुआ करता था। अब अरसे से इस पर काबू पा चुकी हूँ। वादी लौलाब की सैर भी भाईजान के दौरे के सिलसिले में की। भाईजान के दौर के सिलसिले में की। रियासत में स्कूलों को देखते, कश्मीरी मेहमान नवाजी से लुत्फ उठाते, जिसमें भाईजान और मैं अक्सर भूखे रह जाते थे कि कश्मीरी खाना हमसे खाया ना जाता था। हम लोग वादी लौलाब पहुंचे। हम इस लौलाब की तलाश में आए थे जिसके लिए इकबाल का है, देखिए, पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, ए वादी लौलाब। कौन लिखे थे ये? इकबाल, अल्लामा इकबाल लिखे थे। मगर यहाँ वादी खुश्क पड़ी थी। चश्मों में तिल से भी पतली धारें कहीं कहीं नजर आती थी और बस के इस साल बारिश ना हुई थी। यूं तो कश्मीरी हसीनाएं हर जगह नजर आती हैं, मगर यहाँ ये हुस्न और भी बढ़ा हुआ है। एक बच्ची यहाँ ऐसी देखी जिसकी मोहनी सूरत आज भी मेरे दिल पर नक्श है। कोई 7-8 बरस की बच्ची
मैला सा ढीला पैरन पहने और टोपी में चांदी या गल्ट के कश्मीरी चांद सूरज अटकाए, कानों में बालियों के गुच्छे लटकाए हमारी कार के पास खड़ी हो गई और बच्चे पोसा पोसा इन्वर्टेड कामास में पोसा पोसा मांग रहे थे। वो खामोश खड़ी थी, निहायत हसीन खिलता हुआ गेहुआ रंग का सिया गजाली आंखें, आधे चांद का सा माथा, कश्मीरी सेब के से सुर्ख गाल और गुलाब की पंखड़ी की सी होंठ। क्या प्यारा चेहरा था, कितनी मासूमियत और साथ ही विखार था। इस हसीन में उसे देखकर बेइख्तियार ये जी चाहा कि इसे गोद में उठाकर मोटर में बैठ जाऊं और उसे अगवा कर लाऊं। वो बच्ची को देखकर, काश ये मेरी बच्ची होती। गुडरी के इस लाल की याद आज तक आती है, वो बच्ची की याद। कहाँ तक बयान करूं कि कश्मीर के इस 7 साल के ख़याम में मैंने कितनी सैर की और क्या क्या देखा। यूं तो भाईजान के आने के बाद भी मैंने 3 बार कश्मीर गई, मगर सैरो सियाहत नहीं की कि ना वो दिल रहा था ना सेहत। हर जगह इनकी कमी इस शिद्दत से महसूस होती कि दिल उलटने लगता था। फितरत के हुस्न से अब भी मुतासिर होती हूँ। हसीन नजारे अब भी महसूर कर लेते हैं, मगर बस दम भर के लिए। अब ना वो वलवला है, ना वो उमंग, ना शौक। दिल तो दिल, वो दिमाग भी ना रहा। बहुत बड़ा लेसन है, लेकिन आप लोगों को आसानी से समझ में आता, उनके बारे में लिखना है अपने को। मैं खुलासा समझाती हूँ फिर। पहाड़ों के अलावा मैदानी इलाकों की सैर भी मैंने खूब की। देहात और गांव निस्बतन कम देखे और शहरों में ज्यादा गई। पानीपत के आसपास का इलाका, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, गुड़गांव वगैरह कई बार जाना हुआ। पंजाब में अमृतसर, जालंधर, गुजरानवाला, सियालकोट, लाहौर, रावलपिंडी वगैरह तकसीम हिंद से पहले ही जा चुकी थी। पूना एक बार तो चंद दिन के लिए सैर को गई थी। फिर 1947 ईस्वी में 4 माह भाईजान के साथ वहां रहना हुआ। मगरिबी घाट की ये नन्ही पहाड़ियां, इन पर बसाया शहर और आसपास का सरसब्ज इलाका देखने के काबिल है। बम्बई तो 20 बार गई हूँ। मेरे छोटे भाईजान को मुंबई बहुत पसंद था। कहा करते थे मुंबई शहर नहीं, आदत है। इनकी दिलचस्पी की सब चीजें इसी शहर में थी। दोस्त, रेस के मैदान, क्रिकेट क्लब, खुद इनका घर। मगर मुझे इनकी आदत कभी ना पड़ी। अगरचे प्यारों की खातिर अक्सर जाना होता था। शुरू में पूरे मुंबई और इसके आसपास की सैरें भी खूब किए, मगर चंद दिन से ज्यादा वहां जी ना लगता था। वहां का शोरगुल मेरी बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन मुंबई का समंदर, गेटवे ऑफ इंडिया, जूहू चौपाटी, मैरिन ड्राइव, हैंगिंग गार्डन मुझे बहुत पसंद है। और समंदर में डूबने और तुलू होते, जी हाँ, दोनों नजर आ सकते हैं। सूरज का नजारा, उषा की किरणों से चमकते मछेरों के कश्तियों के बादबान जो दूर बहरे हिंद में मछलियां पकड़ते होते मेरी नजरों को बांध लेते थे। जू पर समंदर का जवार भाटा, ताड़ के दरख्तों में से झांकता पूरा चांद और समंदर पर जवार भाटे का नजारा
یہ سب میری دلچسپی کی چیزیں تھی اور میں بامبے میرے لیے بہت پیارا ہو گیا ہے کہ اس کے خاک بول تو مٹی میں خاک میں میرے جان سے پیارے بھائی اور میری دوست 2 بہنیں جو دوست اور بھاوج بھی تھی منہ چھپائے سو رہے ہیں. ان کی آرام گاہوں کی کشش اب بھی مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں. ہاں، بھوپال عابد صاحب کا وطن ثانی تھا. وطن ثانی دوسرا مقام، دوسرا وطن. ٹھیک ہے، وہاں 3 بار گئی اور صرف بھوپال ہی کی نہیں، آس پاس کی سیر بھی کی. بھائی صاحب اور بہن اس کے مضافات میں رہتے تھے اور اسی وجہ سے اس کا بہترین اور خوبصورت علاقہ دیکھنے کا موقع ملا. وسط ہند کے پلٹوں پر بسی اس قدیم ریاست کا اپنا الگ جغرافیہ بھی ہے اور تاریخ بھی. یہاں حکومت کئی پشتوں تک مسلمان بیگموں کے ہاتھ میں رہی اور انہوں نے نہ صرف اپنی ریاست میں نظم و ضبط، تعلیم اور روشن خیالی پھیلانے کی جدوجہد کی، بلکہ سلطان جہاں بیگم نے پورے ہندوستان کی مسلمان لڑکیوں کی تعلیم کی کوشش میں اہم رول ادا کیا. یہ شہر 2 چھوٹی بڑی جھیلوں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں، خوبصورت مساجد اور عمارات اور سانچی ٹوپ کی وجہ سے اپنا ایک الگ حسن و مقام رکھتا ہے. اگر بھوپال کے تال نے اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیے ہیں تو اس کے محل ریاض منزل نے اس کی اہمیت اور احترام بڑھا دیا ہے، جس میں میرے 2 محترم بزرگ فرزند سر سید راس مسعود اور ڈاکٹر محمد اقبال رہے تھے، اور جہاں میرے بھائی جان نے اپنے ان محترم دوستوں کی رفاقت کا لطف اٹھایا تھا. چند سال پہلے جب میں 4تھی بار بھوپال گئی تو تاج المساجد کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئی اور سر عقیدت سے جھک گیا. اسی زمانے میں لڑکیوں کے کالج میں مجھے مدعو کیا گیا، یعنی ان کو بلایا گیا. یہ کالج ایک پرانے شاہی محل میں واقع ہے جو آدھا تال کے اوپر بنا ہوا ہے اور آدھا زمین پر. اس کے علاوہ لڑکیوں اور ان کی استانیوں کی عقیدت اور محبت اور خلوص نے مجھے گرویدہ کر لیا. ایک بار سیفیہ کالج میں بھی مجھے اور عابد صاحب کو بڑی محبت سے مدعو کیا گیا، یعنی بلایا گیا اور گرم جوشی سے استقبال کیا گیا تھا. وہاں جو تقریر میں نے کی تھی، بعض نکتہ نواز اب تک اس کی تعریف کرتے ہیں. ایک بار میں اپنی جانہار دوست صفیہ جان نثار اختر کے ہاں 2 دن رہی تھی. یہ جان نثار اختر، صفیہ بھی ایک رائٹر ہے، یاد رکھ لینا، صفیہ بھی ایک بہت اچھی رائٹر ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس جا کر 2 دن رہی تھی. اس وقت بھی وہاں کے کالج میں مجھے کہانی پڑھنے کے لیے بلایا گیا اور لڑکیوں نے بڑی گرم جوشی اور خلوص سے میری پذیرائی کی تھی. بھوپال کی یاد کے ساتھ
صفیہ کی یاد بھی وابستہ ہو گئی. صفیہ اختر ان کی سہیلی بھی تھی وہ. ان کی یاد تازہ ہو گئی. یہ لیسن بہت بڑا ہے, تھوڑا اور پڑھ کے اس کو ڈسکنٹینیو کل پورا کریں گے پھر, ٹھیک ہے. ہیلو گرلس. جی اچھا میم. ہاں تو اور تھوڑا اور ایک پیراگراف پڑھیں گے اس کے بعد جی کل میم. ہاں آپ لوگ بھی لنچ نہیں کرے ہوں گے نہیں. جی ہاں میم. ہاں ٹھیک ہے, تھوڑا پڑھ لے کے میں ختم کر دیتی ہوں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میم. اوکے. پہلی بار بھوپال سے واپسی پر آگرے کی سیر بھی کی تھی, علاوہ تاج کے قلعے اور دوسری تاریخی اور مذہبی عمارات بھی دیکھی. تاج کو دن میں بھی دیکھا اور چاندنی رات میں بھی. پہلی بار تاج کو دیکھ کر جو اثر ہوتا ہے, جس طرح انسان محصور ہو جاتا ہے, محبت اور عقیدت کا یہ شاہکار جس طرح دل میں بس جاتا ہے, اسے محسوس کیا جا سکتا ہے, بیان نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوئی چیزیں ہم دیکھیں تو دیکھتے رہ جاتے, لیکن اس کی تعریف پورے طریقے سے نہیں کر سکتے, بولنا چاہ رہے انہوں. اس کے بعد آگرے جا کر 4-5 بار میں نے تاج کو دیکھا ہے. اس پر خندہ کلام پاک کی صورتیں پڑھی ہیں اور ان فنکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جنہوں نے یہ کمال دکھایا ہے. تاج کی جالیوں کی نفاست اور باریکیوں پر سر دھنا ہے. اس کے گنبد اور میناروں غرض ہر چیز کو دیکھا ہے اور سوچا ہے کہ انسان کی حسن کاری, نفاست اور محنت کا اس سے بڑھ کر شاہکار شاید ہی کوئی اور نہیں ہوگا. یہ عمارت نہیں, ایک ٹوٹے ہوئے محبت بھرے جسم کی آرزوئے مجسم ہو گئی ہیں. یہ عمارت نہیں, ہندوستان کے مزدوروں اور معموروں نے حسن کا مجسمہ تراشا ہے, جس میں اپنے خون جگر اور ماتھے کے پسینے کی گرمی اور سرخی ملا کر اسے جادواں بنا دیا ہے. خدا نے انسان کو حسن شناسی, حسن تراشی, حسن پرستی کی جو لازوال نعمتیں اور ودیت کی ہیں, ان پر ایمان لانا پڑتا ہے. اہل دل اور صاحبان کمال اسے دیکھ کر انسان اور خدا دونوں پر ایمان لانے پر مجبور ہو سکتے ہیں. اگر کوئی بے حس یہ کہہ کر تاج کی عظمت کم کرنا چاہے کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر, ایک شعر بول دیے وہاں پر, ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں. کل دوسرا اور تھوڑا پڑھیں گے. آپ لوگ پریشان مت ہو, خالی صرف ہسٹری پڑھ لینا ہے اپنے کو, لکھتے وقت خلاصہ تھوڑا رہتا. اوکے ماں, ہلو. اوکے میم. اوکے, اللہ حافظ. کل کریں گے کنٹینیو, پھر کل ہے نا کلاس. جی اچھا. اوکے میم. جی اوکے جی, اللہ اللہ حافظ. حافظ میم. اللہ حافظ.